Okay. So now the next standard, SA 570, that is going concern. Right. तो particularly SA 570 that is going concern. अब देखना साहब ये गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट क्या है, या ये गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट क्या है। तो गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है सर, कि AS1 के अंदर आप पढ़ते हो, इन AS1 के अंदर आप पढ़ते हो कि गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होता है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है वो गोइंग कंसर्न के आधार पे की जाती है। ये अज्यूम करके किया जाता है कि कंपनी अपना जो धंधा पानी है वो फोर्सेबल फ्यूचर तक कंटिन्यू करके चलेगा। अब ये गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना किसका काम है? ये गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना मैनेजमेंट का काम है। ये गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना किसका काम है सर? ये गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना मैनेजमेंट का काम है। ठीक है जी। तो पार्टिकुलरली मैनेजमेंट असेस करता है कि गोइंग कंसर्न असम्पशन बराबर है कि नहीं, और असेसमेंट करने के लिए जजमेंट्स वगैरह एक्सरसाइज करता है। असेसमेंट करने के लिए क्या करता है? जजमेंट्स वगैरह एक्सरसाइज करता है। एंड ऑब्वियसली जहां जजमेंट्स एक्सरसाइज हो रहा है वहां अनसर्टेनिटी आ रहा है, जहां जजमेंट्स एक्सरसाइज हो रहा है वहां अनसर्टेनिटी आ रहा है। बिकॉज मैनेजमेंट क्या असेसमेंट कर रहे हैं यहां पे कि यार अगले 12 महीने अपना बिजनेस ना अच्छे से चलता रहेगा, स्मूथली चलता रहेगा। तो मैनेजमेंट एक जजमेंट कर रहा है, और ये अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस्ड है, फ्यूचर आउटकम्स के ऊपर बेस्ड है। तो यार मैं गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकता कल मैं जिंदा रहने वाला हूं। हाउ कैन मैनेजमेंट से कि अगला 12 महीने तक कंपनी एकदम बढ़िया से बिंदास होकर धंधा करता रहेगा? तो वहां पे एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगा। वहां पे क्या रहेगा सर? एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगा। और ऑडिटर को क्या करना है इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है और कंक्लूड करना है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है और कंक्लूड करना है कि जो मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न का असेसमेंट है वो बराबर है कि नहीं। ऑडिटर को क्या करना है सर? यहां पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है और कंक्लूड करना है कि जो मैनेजमेंट का असेसमेंट है गोइंग कंसर्न को लेकर वो बराबर है कि नहीं है, and whether or not there is a material uncertainty with respect to going concern, and whether or not there is a material uncertainty existing with respect to going concern। ठीक है सर। तो हमें क्या करना है स्टैंडर्ड के अंदर? हमें ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है कि जो भी मैनेजमेंट का असेसमेंट है गोइंग कंसर्न को लेकर वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, एंड अपने को कंक्लूड करना है वेदर और नॉट सम मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर मेटल अनसर्टेनिटी है, अगर मेटल अनसर्टेनिटी है, सबसे पहली चीज इस मेटल अनसर्टेनिटी को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं रहेगा। क्यों आसान नहीं रहेगा? ऐसे 200 इनहेरेंट लिमिटेशंस, ऐसे 200 इनहेरेंट लिमिटेशंस याद करना, ऐसे 200 अदर लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस, जहां बोला गया था सर गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में अनसर्टेनिटी को आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर आउटकम्स की बातें हो रही हैं। दूसरी चीज अपने को यह देखनी है कि सर अब अगर हमने मेटल अनसर्टेनिटी आइडेंटिफाई किया है तो क्या उसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया है क्या? क्या उसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया है क्या? तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि साहब कोई मेटल अनसर्टेनिटी है क्या गोइंग कंसर्न को लेकर, कोई मेटल अनसर्टेनिटी है क्या गोइंग कंसर्न को लेकर। अब हमने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेटल अनसर्टेनिटी तो है गोइंग कंसर्न को लेकर, कुछ केसेस चल रही हैं, कुछ लिटिगेशन पेंडिंग है, कंपनी कल को केस हार जाती है तो कंपनी को अपना धंधा पानी बंद भी करना पड़ सकता है, कंपनी कुछ फाइनेंशियल लॉसेस सस्टेन कर रही है, मतलब देयर आर अनसर्टेनिटीज रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न। तो अपने को यह देखना है कि मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया है या उसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिया है। बिकॉज लॉजिकली स्पीकिंग अगर उसका डिस्क्लोजर्स मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया है तो क्या आप क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट इशू कर सकते हो एज पर ऐसा 705? द आंसर इज नो, बिकॉज मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर्स दिया है। बट क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको हाईलाइट तो करना चाहिए। हाईलाइट कहां करोगे सर? हाईलाइट कहां करोगे सर? मतलब मेटल अनसर्टेनिटी है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है, तो आप क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट तो दे नहीं सकते क्योंकि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है, लेकिन आपको हाईलाइट तो करना चाहिए यूजर्स के लिए। तो हाईलाइट कहां करोगे सर? इंफोसिस ऑफ मैटर में करेंगे। अरे बेटा इंफोसिस ऑफ मैटर बाकी चीजों के लिए सही है, बट गोइंग कंसर्न के लिए तो एक अलग से पैराग्राफ बना के दिया इंस्टीट्यूट ने। मूर्ख पैराग्राफ, भूल गया 700 मूर्ख पैराग्राफ, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न असम्पशन पैराग्राफ, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं मुर्गा पैराग्राफ करके याद रखो। तो अगर डिस्क्लोजर दिया है तो तुम मूर्ख पैराग्राफ में डिस्क्लोजर दे देना, और डिस्क्लोजर नहीं दिया तो तुम क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट इशू कर देना। ठीक है जी। ऑडिटर कैनॉट प्रेडिक्ट सच फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस। Accordingly, absence of any reference to a material uncertainty about the entity's ability to continue as going concern cannot be viewed as a guarantee as to entity's ability to continue as going concern। बिल्कुल सही बात है। अब देखना सर, यहां इस स्टैंडर्ड का एक टैग लाइन है, यहां इस स्टैंडर्ड का एक टैग लाइन है, पूरे स्टैंडर्ड में उस टैग लाइन को याद करके चलो। क्या याद करके चलो? अपने को ना इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड में उन इवेंट्स और कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना है, उन इवेंट्स और कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना है
दैट मे कास्ट ए डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। ध्यान से सुनना, मेरे साथ 3 बार रिपीट करना, बिकॉज पूरे चैप्टर में यही टैगलाइन चलने वाला है। इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर अपने को उन इवेंट्स और कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना है दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न, एदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। तो वो पूरा स्टैंडर्ड का जस्ट है। तो अब देखना क्वेश्चन क्या है, इंडिकेटर्स दैट में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। ये कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे तुमको सिग्निफिकेंट डाउट हो सकता है एंटिटी के गोइंग कंसर्न में। इंडिकेटर्स 3 तरीके के हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, अदर इंडिकेटर्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। जो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, अदर इंडिकेटर्स। और जो दोनों कैटेगरी में नहीं आता, अदर इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले क्या दिया, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। तो ये इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केस स्टडी में कहीं ना कहीं इन्हीं इंडिकेटर्स में से पॉइंट दिया रहेगा और आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा देयर आर मटेरियल अनसर्टेनिटीज विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर से पता चलेगा, जैसे लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा है, बैलेंस शीट से सोचो ना, बैलेंस शीट से सोचो, रेशियोज एडवर्स है, कंपनी क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर पा रही है। फिर बैलेंस शीट में कौन आते हैं, क्रेडिटर्स। कंपनी के क्रेडिटर्स ने कंपनी से सपोर्ट वापस खींच लिया, कंपनी के क्रेडिटर्स ने कंपनी से सपोर्ट वापस खींच लिया, तो तुम बैलेंस शीट से रिलेटेड सोचो, ठीक है। फिर तुम P&L से रिलेटेड सोचो, कंपनी लॉसेस सस्टेन कर रही है लगातार, कंपनी क्या कर रही है, लॉसेस सस्टेन कर रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड सोचो, कैश फ्लोज एडवर्स है। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखना, नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन। इसके अंदर सेकंड में ना, सेकंड पॉइंट जो है इसका खाली लास्ट लाइन रीड करना, बाकी छोड़ दो। एक्सेसिव रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म एसेट्स। एक्सेसिव रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म एसेट्स। कंपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को यूज कर रही है लॉन्ग टर्म एसेट फाइनेंस करने के लिए, भाई साहब एक फाइनेंस इंडिकेटर है, फाइनेंशियल इंडिकेटर है। और याद रख के चलना, ये वाला पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट क्यों मार्क कराया है, इसका रिपोर्टिंग कारों में भी होता है, इसका रिपोर्टिंग कारों में भी होता है। क्लॉज 9 ऑफ कारो 20, इसका रिपोर्टिंग कारों में भी होता है, क्लॉज 9 ऑफ कारो 20, जाके रीड कर लेना। शॉर्ट टर्म एसेट्स यूज फॉर लॉन्ग, शॉर्ट टर्म फंड्स यूज फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स, इसका रिपोर्टिंग कारों के अंदर भी होता है। फिर इंडिकेशंस ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एडवर्स हैं, की फाइनेंशियल रेशियोज एडवर्स हैं, कंपनी लॉसेस सस्टेन कर रही है, डिविडेंड डिक्लेयर करना बंद कर दिया है, क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर रही है, चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजैक्शन विद सप्लायर्स, सप्लायर्स ने ना क्रेडिट देना बंद कर दिया है, अब कैश ऑन डिलीवरी पे काम किया जा रहा है। तो ये सारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं। फिर ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स मतलब बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, बिजनेस से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपको मैनेजमेंट की ना नियत नजर आ रही है कि कंपनी बिजनेस बंद करने का सोच रही है, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स। फिर लॉस ऑफ केएमपी विदाउट रिप्लेसमेंट, कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह वो छोड़ के चले गए कंपनी को। मान लो लेटर से रिलायंस में मुकेश अंबानी ने कंपनी से रिजाइन कर दिया, लॉस ऑफ केएमपी विदाउट रिप्लेसमेंट। लॉस ऑफ ए मेजर मार्केट, कस्टमर शेयर, फ्रेंचाइजी लाइसेंस और प्रिंसिपल सप्लायर, तो कंपनी का जो मेजर मार्केट है वो लूज हो गया। मान लो कंपनी का मेजर जो सेल्स था वो साउथ मार्केट में था और साउथ मार्केट के अंदर ना उसका बिजनेस खत्म हो गया। लेबर डिफिकल्टीज, लेबर ने काम करने से मना कर दिया। तो मूवीज वगैरह में देखते होंगे, अगर लेबर काम नहीं करेगा तो माल कैसे बनेगा, माल नहीं बनेगा तो माल बिकेगा कैसे, कंपनी बंद हो सकती है। सप्लायर्स ने माल सप्लाई करने से मना कर दिया। या फिर कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया जिसने तुम्हारी बैंड बजा दी, तुम अच्छे से काम कर रहे थे, अचानक से कॉम्पिटिटर आया, उसने बैंड बजा दी, जियो आया, सारे टेलीकॉम कंपनीज की बैंड बजा दी। और फिर आता है अदर इंडिकेटर्स, यानी जो ना फाइनेंशियल कैटेगरी में है और ना ही ऑपरेटिंग कैटेगरी में है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कुछ लॉज रेगुलेशन कंप्लाई नहीं किया है, कुछ एनवायरमेंटल लॉस कंप्लाई नहीं किया है, चाइल्ड लेबर लॉस कंप्लाई नहीं किया है, तो ऐसे 250 तो आएगा ही आएगा, ऐसे 570 आ जाएगा अदर इंडिकेटर। कंपनी के खिलाफ कुछ केसेस चल रहे हैं, कंपनी के खिलाफ क्या चल रहे हैं सर, कुछ केसेस चल रहे हैं, तो यहां पे एक तो बेटा इंड AS 37 आ जाएगा, प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनाया कि नहीं बनाया, और साथ ही साथ ऐसे 570 आ जाएगा। कुछ लॉज रेगुलेशन में चेंजेस हो गए गवर्नमेंट के, या फिर अंडर इंश्योर्ड या अनइंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफ्स व्हेन दे ऑकर, कुछ अर्थक्वेक वगैरह आ गया, कुछ हादसा वगैरह हो गया, कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, तो अदर इंडिकेटर्स। ठीक है जी, अब अपने को क्या करना है सर पूरे स्टैंडर्ड में, अपने को क्या करना है सर पूरे स्टैंडर्ड में, अपने को उन इवेंट्स एंड कंडीशंस का पता लगाना है, अपने को उन इवेंट्स एंड कंडीशंस का पता लगाना है दैट में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। उसके लिए हम लोग सबसे पहले परफॉर्म करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फिर परफॉर्म करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, वही ऐसे 315 और 330।
लेकिन सर यहां पे जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है, इसकी कहानी बाकी स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग है। बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स आप देखोगे, कोई भी स्टैंडर्ड आप देखोगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में आज तक वही था, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन वगैरह। बट इस स्टैंडर्ड में कहानी थोड़ी सी अलग है। बोला सर सबसे पहले आप जब रैप परफॉर्म करोगे 315 के अंदर, यानी जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, आप कंसीडर करोगे, क्या कंसीडर करोगे, वही टैगलाइन ऑफ द स्टैंडर्ड, वेदर इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट दैट मे कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। ओके सर, इसके लिए आप क्या करोगे सर? देखो, गोइंग कंसर्न बराबर है कि नहीं, इसको असेस करने का काम किसका है? मैनेजमेंट का काम है। तो आप ये डिटरमाइन करोगे कि मैनेजमेंट ने बराबर से असेसमेंट किया है कि नहीं। आप ये डिटरमाइन करोगे कि मैनेजमेंट ने बराबर से असेसमेंट किया है कि नहीं। इन डूइंग सो द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड ए प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। तो आप क्या करोगे? आप मैनेजमेंट से पूछोगे, ओ मैनेजमेंट सुनना, आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से। क्या इंक्वायरी करोगे? अरे मैनेजमेंट सुनो ना, मैनेजमेंट सुनो ना, प्लीज बताओ ना, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया क्या? अब मैनेजमेंट दो चीजें बोलेगा, हाँ किया ना, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया, और या फिर मैनेजमेंट बोलेगा हमने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट अभी तक नहीं किया। तो पहला गोइंग कंसर्न का असेसमेंट मैनेजमेंट ने किया, आप क्या करोगे? मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे। क्या करोगे? मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे, मतलब एक तरीके से डीडीआई करोगे दोबारा से। जैसे 550 में आपने पढ़ा था डीडीआई, यहां भी डीडीआई करोगे। सबसे पहले आप डिस्कस करोगे असेसमेंट विद द मैनेजमेंट, फिर आप डिटरमाइन करोगे वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड इवेंट्स और कंडीशंस दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। एंड आप तीसरी चीज इंक्वायर करोगे, क्या इंक्वायर करोगे? मैनेजमेंट प्लान टू एड्रेस देम। तो अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है, आप डीडीआई करोगे। सबसे पहले डिस्कस करोगे असेसमेंट विद द मैनेजमेंट। अच्छा बताना क्या असेसमेंट किया तूने, मैं भी देखूं, मैं भी ऑडिटर हूं, मेरे को भी समझ है, दिमाग है। डी से डिटरमाइन करोगे, क्या सुनो ना, तेरे को कुछ इवेंट का पता चला क्या, कंडीशन का पता चला क्या? और फिर आई से इंक्वायर मैनेजमेंट प्लान टू एड्रेस देम। मैनेजमेंट बोलेगा हाँ पता चला ना, हमें पता चला कॉम्पिटिटर आया है। अच्छा तेरा क्या प्लान है? हमें पता चला कैश फ्लोज नेगेटिव है। अच्छा तेरा क्या प्लान है? तो इंक्वायर करोगे मैनेजमेंट प्लान टू एड्रेस देम। दूसरी चीज, असेसमेंट नहीं हुआ है, मैनेजमेंट ने बोला असेसमेंट नहीं किया है, तो असेसमेंट नहीं किया है तो तू किस बेसिस में गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो कर रहे रे? असेस करोगे, डिस्कस करोगे मैनेजमेंट से, किस बेसिस में गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो कर रहे हो। और सुनना, तेरे को कुछ इंडिकेटर का पता है क्या, दैट में कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, वो तो हमेशा ही रहेगा। तो अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया, आप क्या करोगे साहब? डिस्कस करोगे मैनेजमेंट से द बेसिस फॉर द इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एंड इंक्वायर करोगे मैनेजमेंट से वेदर इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट दैट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। इसके लिए पूरे ऑडिट में अलर्ट रहोगे, यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करके चलोगे। ये क्या हो गया सर हमारा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये क्या हो गया हमारा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब आएगा सर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी अपने को कंडीशन मिल गया है, अपने को इवेंट्स का पता चल गया है, अपने को कंडीशंस का पता चल गया है रैप परफॉर्म करके। अब हम क्या करें? अब हम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। अब हम उन इवेंट्स कंडीशंस के रिगार्डिंग एविडेंसेस लेंगे, वो जो अनसर्टेनिटी है उसके रिगार्डिंग असम्पशन एविडेंस लेंगे। ठीक है जी। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। क्या बात है सर, मजा ही आ गया। If events or conditions have been identified that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern, auditor अब क्या करेगा सर? साई ऑब्टेन करेगा, sufficient appropriate evidence ऑब्टेन करेगा to determine whether or not a material uncertainty exists related to events conditions, और उसके लिए ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। अब एडिशनल प्रोसीजर्स में क्या क्या परफॉर्म करेगा बेटा? एडिशनल प्रोसीजर्स में क्या क्या परफॉर्म करेगा? यहां 5 चीजें दी हैं। एडिशनल प्रोसीजर्स में क्या क्या परफॉर्म करेगा? यहां 5 चीजें दी हैं। सबसे पहले रैप में हमने पूछा था ना, असेसमेंट किया कि नहीं किया। अगर असेसमेंट नहीं किया मैनेजमेंट ने और हमें इवेंट कंडीशन का पता चला, तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे अरे भाई तूने असेसमेंट नहीं किया है, देख तेरा गोइंग कंसर्न में डाउट है, तू असेसमेंट करना अच्छे से। तो मैनेजमेंट ने अगर असेसमेंट नहीं किया, हम रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से कि असेसमेंट कर लो। अब अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया, तो फिर मैनेजमेंट क्या करेगा पता है? फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन बनाएगा। फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन बनाएगा कि सिचुएशन गंभीर है, आगे क्या करें, आगे कैसे ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करें। तो हम इवैल्यूएट करेंगे मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन, और ये देखेंगे मैनेजमेंट का प्लान फिजिबल है कि नहीं। हम इवैल्यूएट करेंगे मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन और ये देखेंगे प्लान फिजिबल है कि नहीं।
इससे अलग से क्वेश्चन आता है। और तीसरी चीज, इससे भी अलग से क्वेश्चन आता है। अब मान लो एंटिटी ने ना एक कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है। एंटिटी ने क्या बनाया है? कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है। कैश फ्लो फोरकास्ट किस चीज के लिए बनाया है? एक फोरकास्ट बनाया है कि आने वाले समय में एंटिटी के कैश फ्लोज कैसे होंगे, आने वाले समय में कंपनी के कैश फ्लोज कैसे होंगे, बिकॉज द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी आर इन सीरियस डाउट्स। तो अगर एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, हम दो चीजें इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले सर, जो डाटा आपने यूज किया है फोरकास्ट बनाने के लिए, वो डाटा रिलायबल है कि नहीं। सबसे पहले जो डाटा आपने यूज किया है फोरकास्ट बनाने के लिए, वो रिलायबल है कि नहीं। और जो एजम्पशंस आपने यूज किया है फोरकास्ट के लिए, एजम्पशंस प्रॉपर है कि नहीं। तो अगर मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, अगर मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, हम फोरकास्ट में दो चीजें एनालाइज करेंगे। सबसे पहले जो डाटा आपने यूज किया है फोरकास्ट बनाने के लिए, वो प्रॉपर है कि नहीं, और जो एजम्पशंस आपने यूज की है वो बराबर है कि नहीं। इससे भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद अब जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया वो ने पार्टिकुलर डेट किया, जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया वो ने पार्टिकुलर डेट किया। तो जिस दिन मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया उसके बाद कहीं कुछ एडिशनल फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन तो नहीं आ गया। जिस दिन मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया उसके बाद कुछ एडिशनल फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन तो नहीं आ गया। और फाइनली अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए मैनेजमेंट से डब्ल्यू आर ले लो, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए मैनेजमेंट से डब्ल्यू आर ले लो कि उनके प्लान्स वगैरह फिजिबल हैं। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मन की तृप्ति के लिए मैनेजमेंट से डब्ल्यू आर ले लो कि उनके प्लान्स वगैरह फिजिबल हैं, उनके प्लान्स वगैरह सर फिजिबल हैं। तो ये पांच चीजें यहां पे आ गई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर। सबसे पहले मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया, रिक्वेस्ट करो असेसमेंट करो। फिर मैनेजमेंट ने जो फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन बनाया है उसे इवैल्यूएट करो। जो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है उसमें दो चीजें इवैल्यूएट करो, एक तो डाटा रिलायबल है कि नहीं, अजम्पशंस बेकार है कि नहीं। जिस दिन असेसमेंट किया उसके बाद वाली चीजें चेक कर लो, और फाइनली मैनेजमेंट से डब्ल्यू आर ले लो। अगर आपको इवेंट्स और कंडीशंस का पता चलता है तो कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर सकते हो, एग्जांपल्स बताइए। अब देखना बेटा, अगर आपको इवेंट्स कंडीशंस का पता चलता है तो कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो, उसके एग्जांपल्स बताइए। अब मजे की बात क्या पता है आपको, यहां कुछ नया नहीं पढ़ना। ऐसे 560 के 3 पॉइंट आ जाएंगे, ऐसे 560 के 3 पॉइंट आ जाएंगे, ऐसे 501 का 4 पॉइंट आ जाएगा, ऐसे 560 के 3 पॉइंट आ जाएंगे, 501 का 1 पॉइंट आ जाएगा। तो 4 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट काफी है। 560 के 3 पॉइंट्स कौन सा आएंगे सर, देखना। सबसे पहले परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स टू आइडेंटिफाई दोज that may affect the entity's ability to continuous going concern। बोला आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके उन सब्सिक्वेंट इवेंट्स का पता लगाइए जिससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके उन सब्सिक्वेंट इवेंट्स का पता लगाइए जिससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रैप में दो चीजें आती थी, या तो आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करोगे, या तो आप क्या करोगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करोगे, या तो लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करोगे। आता था ना। तो देखना, पॉइंट नंबर 2 रीडिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, एंड पॉइंट नंबर 3 रीड द लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3.560 के हो गए। और 501 में एक इन्वेंट्री का था, एक लिटिगेशन का था। लिटिगेशन में एक पॉइंट आता था इंक्वायरी फ्रॉम द मैनेजमेंट लीगल काउंसिल अबाउट लिटिगेशंस। तो एंड लिटिगेशन इज समथिंग दैट मे अफेक्ट द गोइंग कंसर्न। तो एक वो वाला पॉइंट आ गया, इंक्वायरी ऑफ द एंटिटीज लीगल काउंसिल रिगार्डिंग द लिटिगेशंस। तो 4 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गए आराम से। और फाइनली अब रिपोर्टिंग स्टेज में आ रहे हैं। सर अगर मैटरल अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न के बारे में, और अगर मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लोजर दे रखा है, तो हम उस चीज का डिस्क्लोजर कहां देंगे अपने ऑडिट रिपोर्ट में, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में देंगे। यानी मूर्ख पैराग्राफ में देंगे मैटरल अनसर्टेनिटी, मूर्ख पैराग्राफ में देंगे मैटरल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन पैराग्राफ में देंगे। और अगर मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लोजर नहीं दे रखा है तो हम क्वालिफाइड एडवर्स रिपोर्ट देके चलेंगे। अब सर देखना, रिपोर्टिंग के अंदर सिचुएशन बहुत लॉजिकल है। मान लो आपने देखा कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट का अप्रोप्रिएट है, बराबर है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देके चलो। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो अप्रोप्रिएट है, बट मैटरल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है, और मैनेजमेंट ने ना एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है। तो अगर मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मिसलीडिंग है नहीं, मतलब आपको क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट तो देने की जरूरत है नहीं। आप क्या करोगे, मूर्ख पैराग्राफ में डिस्क्लोज करके चलोगे। अगली चीज, गोइंग कंसर्न ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है, बट मैटरल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है, फिर तो सिंपल सी चीज है, क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट देके चलोगे। और फाइनली आपने कंक्लूड किया कि बॉस गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट ही नहीं है। आपने क्या कंक्लूड किया, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट ही नहीं है। तो अगर एप्रोप्रिएट ही नहीं है तो एडवर्स रिपोर्ट दो, काम खत्म। अगर एप्रोप्रिएट ही नहीं है तो देख एडवर्स रिपोर्ट दो। ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि 6 महीने बाद कंपनी बंद करनी है, और कंपनी गोइंग कंसर्न के बेसिस में अकाउंट्स बना रही है, मतलब गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट है, पूरा ही गलत है, पूरा ही मिसलीडिंग है। तो एडवर्स ओपिनियन देके चलो, काम खत्म। तो ये क्या हो गया अपना, ऐसे 570 हो गया, दैट इज गोइंग कंसर्न।
तो आपने आइडेंटिफाई करना है सर क्वेश्चन कौन से कैटेगरी में है, क्वेश्चन इंडिकेटर्स को लेकर है, या क्वेश्चन पार्टिकुलरली रैप वाले स्टेज को लेकर है, या क्वेश्चन एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स यानी फैप वाले स्टेज को लेकर है, और या फिर क्वेश्चन रिपोर्टिंग वाले स्टेज को है। एंड अकॉर्डिंगली क्या करना है सर, आपने आंसर करना है। और हमारे यहां पे ऐसे 570 का रिवीजन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं, कोशिश की है कम टाइम के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन प्रोवाइड करने का, तो उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एंड इट विल हेल्प यू गेटिंग 70+ इन ऑडिट। एक्चुअली इस बैच का नाम मैंने मैराथन बैच रखा है, इस विन वीडियोस का नाम एक्चुअली मुझे रखने का मन था मिशन 70+ बैच, बिकॉज मुझे पता है कि जो बच्चा डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ इन वीडियोस को फॉलो करेगा, साथ साथ रिवाइज करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा, वो 70+ भी ऑडिट के अंदर ले आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना यार कैसा लगा, कितना बेनिफिट हो रहा है, कैसा लगा। एंड इफ द वीडियोस आर बेनिफिशियल, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग द वीडियोस इन नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, एवरी व्हाट्सएप ग्रुप, एवरी टेलीग्राम ग्रुप, आस्किंग योर फ्रेंड्स टू सी द बैच, बिकॉज जितना बांटोगे उतना आपको मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी कोई भी दिक्कत आती है, आपका भाई आपके लिए बैठा है, यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर एनी कंसर्न्स, फॉर एनी प्रॉब्लम्स। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ, ये नोट्स कहां से मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे।